हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एमएस कैरियर क्लासेस पर। जैसा कि आप जुड़े हैं हमारे साथ में और हम लोग शुरू करने वाले हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री कवर भी कर रहे हैं साथ साथ में। मैं आज पहला चैप्टर आपको लाइट पढ़ाऊंगा और लाइट में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के साथ साथ में इजी वे से किस तरह से और बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है उनको कैसे कवर किया जाएगा। तो आइए शुरू करेंगे हम लोग प्रकाश। तो प्रकाश को बहुत विस्तृत बहुत आसान भाषा में हम लोग शुरू करने वाले हैं। प्रकाश को कहते हैं लाइट। और लाइट होता क्या है आप लोग जानते हैं? तो लाइट एक प्रकार का साधन होता है, यानी प्रकाश एक प्रकार का साधन है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है, यानी हम किसी चीज को देखने में हमारी सहायता करता है। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी होती है। जैसे सूर्य से जो प्रकाश मिलता है आपको, उसमें ऊर्जा होती है, उसी से आप तमाम फसलें जो होती हैं वो पैदावार उन्हीं से होती है। केले में जो मंड स्टार्च इकट्ठा हो जाता है, जो आलू का बड़ा बड़ा पार्ट इकट्ठा हो जाता है, वो क्या है? वो तो सूर्य का प्रकाश ही होता है। तो प्रकाश में एनर्जी भी होती है। अब आप समझिए कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश क्या होता है बताओगे? तो प्रकाश है एक ऐसा साधन जो हमको किसी चीज को देखने में मदद करता है और एक प्रकार की ऊर्जा का साधन भी होता है। अब प्रकाश का गुण क्या होता है? तो प्रकाश के गुण की बात करें तो पहला गुण इसका होता है कि ये हमेशा चलेगा भैया कैसा? सीधी रेखा में चलेगा। सीधी रेखा में चलने का मतलब है कि अगर कोई नली आपके पास ऐसे है सीधी, तो आप यहां से प्रकाश डालोगे और इधर प्रकाश निकल जाएगा। लेकिन इस नली को हमको कुछ सूझा और हमने दिया इसको ऐसे मोड़, इस तरह से मोड़ दिया, तो यहां से प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश क्या इधर चलाएगा? नहीं, इधर नहीं आएगा, क्योंकि प्रकाश चलता है सीधी रेखा में। तो ऐसा होने वाला नहीं है। अच्छा, क्या हमको प्रकाश लाना है इधर? तो क्या नहीं आ पाएगा? अगर लाना है भैया तो आएगा कि नहीं आएगा? तो इसके लिए क्या कोई तरीका है? क्या कोई और दूसरा सॉल्यूशन है? तो इस सॉल्यूशन का एक समाधान है और उस समाधान को कहते हैं, यहां पर लगाते हैं दर्पण या कोई ऐसा चिकना तल जिससे प्रकाश पड़े और प्रकाश लौट आए वहां से। आप जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का ये गुण ये भी है कि प्रकाश होता है परावर्तित, यानी एक तल पे पड़ता है तो वहां से लौट आता है। प्रकाश के लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश यहां से आएगा ऐसे सीधा सीधा यहाँ पड़ेगा और यहां से फिर इधर मुड़ जाएगा, क्योंकि उस तरफ इसके पिछले वाले पार्ट पर है पालिश, यहाँ पर प्रकाश इधर आ सकता है। तो प्रकाश का गुण होता है प्रकाश में परावर्तन होता है। ये गुण ये हो गया। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, दूसरा गुण हो गया। अब प्रकाश जो होता है वो कुछ इस तरह चलता है। ये इसकी स्थिति है, ऐसे 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 चलता है। इसे बोलते हैं प्रकाश किस रूप में चलेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। आप हायर क्लासेस में क्लास 12 में पढ़ेंगे उसके बारे में। यहाँ पर हाई स्कूल में उसके बारे में नहीं बताया गया है। फिलहाल अपना जाने कि प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, इस तरह तरंग के रूप में चलेगा। अब देखिए, ये एक तरंग और दूसरे तरंग के बीच की दूरी, यहां से एक चक्कर कंप्लीट होगा, यहां से यहां 90 डिग्री होता है, एक चक्कर गोल गोल होता है, ये 360 होगा, तो ये 90 और फिर ये 180 और ये 90, 180 और 90, 90, 180, 360 हो जाएगा यहाँ पर। तो एक चक्कर के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, इसको दर्शाते हैं लैम्डा से। तो ये हो गया लैम्डा और ये हो गया तरंग दैर्घ्य। ये तरंग दैर्घ्य अंग्रेजी में इसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो प्रकाश जितना तेज होगा, यानी प्रकाश में एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही कम होगी। प्रकाश अगर ऐसे ऐसे जा रहा है और एक प्रकाश ऐसे ऐसे जा रहा है, तो बताइए किसमें ज्यादा एनर्जी होगी? इस वाले में ज्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि इसमें आवृत्ति ज्यादा है, ऐसे ऐसे जल्दी ज्यादा एक्टिव है, और ये वाला आराम से ऐसे ऐसे जा रहा है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस तरह से आप ये प्रकाश का जो है तरंग दैर्घ्य होता है। अब प्रकाश जो आप देखते हैं, दृश्य प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है, इसमें पता है 7 कलर होते हैं। ये आप लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन में। तो प्रकाश में जो 7 कलर होते हैं उसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। और इसकी तरंग दैर्घ्य, इनके इसके बीच की तरंग से दूसरे तरंग के बीच की दूरी, सातों रंग की अलग अलग होती है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग तो होते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य होती है। बैंगनी की दूसरी, लाल की दूसरी, हरे की दूसरी, पीली की दूसरी होती है। तो ये होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम या 3900 एंगस्ट्रॉम होती है, से 7800 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम क्या है? एक अगर मीटर आपके पास है, एक 10 नहीं, 1 मीटर, 1 मीटर समझते ही हो आप, तो उसमें 10 की घाते 10 एंगस्ट्रॉम आएंगे। इसका मतलब होता है एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर आप ये बेसिक थोड़ा सा समझ चुके होंगे। अब आप देखें कि प्रकाश के और क्या गुण होते हैं, तो आप बहुत यूज किया जाएगा। ये तरंगे हो गई,
प्रकाश जो होता है वो हमेशा निर्वात में सबसे तेज चलेगा। यानी प्रकाश कहाँ सबसे तेज चलता है? निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात मतलब है जहां कोई हवा पानी कुछ ना हो, यहाँ यहाँ पे कुछ ना हो, उसे बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में सी से दर्शाते हैं प्रकाश की चाल, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको अगर हम किलोमीटर प्रति सेकेंड में लिखें तो 3 × 10⁵ आ जाएगा। किलोमीटर में 3 घात घट जाएंगी तो ये किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब है 3 के आगे 5 जीरो, मतलब 3 लाख किलोमीटर जाएगा 1 सेकेंड में। इतनी तेज प्रकाश चलता है। अब जैसे जैसे इसको माध्यम थोड़ा गाढ़ा मिलता जाएगा वैसे वैसे प्रकाश की चाल स्लो होती जाएगी। हमें आशा है कि आप लोग इतना समझ चुके होंगे। फिर आइए देखते हैं प्रकाश के बारे में कुछ और। अच्छा, जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनके बारे में थोड़ा देखें, क्योंकि आपको जो बनाना पड़ेगा वो क्या बोलते हैं, आरेख। तो किरण आरेख वहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये इस बार जो रेलवे का पेपर हो रहा था इसमें रेलवे खूब कूदी थी प्रकाश के ऊपर। मतलब प्रकाश से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और जिन लोगों ने हाई स्कूल में सही से पढ़ा था उनको बाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वही टाइम दूसरे पर लगा सकते हैं और उन्होंने अच्छे से क्वेश्चन किया। क्योंकि रेलवे में अधिकतर जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। 25 का वेटेज था 100 में से, 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साइंस के आए थे। अब देखें, जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो 3 तरह की होती है। कुछ किरणें होती हैं सीधी जा सकती हैं, ऐसे अगर किरणें सीधी जाएंगी इस तरह से, सब किरणें जा रही हैं आपस में कहीं कभी मिले ना, इसे कहते हैं समांतर। ये कौन सी है? समांतर किरण। एक किरण होती है कि एक बिंदु से ये फैलेगी यहां से इस तरह से, एक बिंदु से निकलेगी सब, तो इसे कहेंगे कौन सी किरण? फैल रही है तो इसको बोलेंगे अपसारी किरण। कौन सी किरण है ये? अपसारी किरण। और दूसरा नहीं, तीसरा है, एक बिंदु पर अगर किरणें कहीं से आ रही हैं, ये एक बिंदु पर आके मिल रही हैं, मान लो इधर को तीर लगा दो, वो उधर को नहीं इधर को लगाओ, तो इसे बोलेंगे अभिसारी। ये है अभिसारी। अभिसारी मतलब होता है इकट्ठा होना। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब फैलना। और इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब होता है इकट्ठा होना, सिकुड़ना। और ये होता है पैरेलल। पैरेलल मतलब होता है समांतर। 3 प्रकार की ये किरणें होती हैं। अब देखें किरणों के बारे में, हम जो किरण के ये प्रकार हो गए। अब देखेंगे प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में ही आता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो इसके नियम लिखिए। तो हम बता रहे हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब देखें, ये हमने ले लिया तल, इसको समझिए यहां से, ये है तल और ये है चिकना तल, और इधर इस तरफ है पालिश। पालिश नहीं होगी तो प्रकाश निकल जाएगा इस तरफ इस तरफ। जैसे आप जिस शीशे में अपना मुंह देखते हैं जब आप स्कूल जाते हैं, इससे पहले आप लोग नहाने के बाद में कंघी करते हैं, तो देखते हैं कि इसके पीछे जब आपका चेहरा दिखाई देता है, अगर वही आप किसी पारदर्शी कांच के सामान खड़े हो तो आपको, या गाड़ी में जो कांच लगी होती है आगे सामने, वो आपको सामने की रोड दिखाई देती है क्योंकि उसको पारदर्शी होती है। पारदर्शी मतलब होता है इसके आर पार देखा जा सके। और दर्पण में पीछे पालिश कर दी जाती है तो ये दिखाई नहीं देता है इस तरफ, यानी प्रकाश जब इस पर आएगा, ये है बेटा ऐसे से खींच देंगे, ये अभिलंब है, इसको बोलते हैं अभिलंब। और ये जो किरण आ रही है ये होती है आपतित किरण। ये किरण आएगी तो नीचे नहीं जाएगी, ये किरण इस पर पड़ेगी तो और इधर लौट जाएगी इस तरह। इसे जब प्रकाश किसी माध्यम से टकराता है, किसी तल से टकराता है, चिकने तल से, तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश पड़ा और फिर वापस लौटा। जैसे आप दर्पण लो और आज जाकर के ट्राई करो घर पे, आपके पास शीशा हो, शीशे पर टार्च जब डालोगे आप ना, तो प्रकाश क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी तरफ जाएगा। अब ये इसका एक नियम होता है, यहां से कुछ कोण बनाएगा, क्योंकि आप सीधा डालोगे यहां से तो आपके लौट करके आपके हाथ पर ही आएगा, इधर से डालोगे तो हल्का इधर जाएगा, और ऐसे करोगे तो और थोड़ा सा ये जाएगा इस तरफ को। अब ये क्या होता है कि आप इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, और आपतन कोण को अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंस एंगल, तो इसीलिए इसको आई से दर्शाते हैं। ये है परावर्तन कोण
तो इसे बोलते हैं आर, मतलब रिफ्लेक्टिव एंगल। तो ये हो जाएगा कोण आर, ये कोण आई। अब ये दो कोण होते हैं, अब जितने कोण से आप प्रकाश को डालोगे उतने प्रकाश से परावर्तित होगा, यानी जितने कोण से प्रकाश आएगा उतने कोण से जाएगा। यानी आपतन कोण का मान जो होता है कोण आई बराबर होगा कोण आर के। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। और फिर दूसरा जो नियम है, ये पहला नियम हो गया, दूसरा नियम है आपतित किरण, यानी ये वाली किरण आपतित किरण है, ये आपतित किरण है। और ये कौन सी किरण है? परावर्तित, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए एक ही तल पर हैं तीनों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दो नियम हो गए, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अगर किसी भी चिकने पृष्ठ पर या तल पर यहाँ पर लंबवत प्रकाश डाला जाए तो कोण कितना बनेगा? लंबवत मतलब है आप बोलोगे 90 डिग्री पर, लंबवत मतलब होता है 90 डिग्री। लेकिन यहां से जब, तो आप ये भी पढ़े हैं कि जितने कोण से प्रकाश आएगा उतने ही कोण से जाएगा। तो यहां से डाला जाएगा तो क्या 90 से होकर जाएगा? ये नहीं, लंबवत डाला जाएगा, मतलब अभिलंब के लंबवत। इसका मतलब है कि यहाँ पर जब इस तल के लंबवत डाला जाएगा ऐसे, तो प्रकाश आपके हाथ पर होकर जाएगा, नहीं 0 डिग्री उसी पर लौट जाएगा। तो कोण बना कितना होगा? 0 डिग्री होगा। नहीं तो बोलोगे लंबवत डाला जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। दर्पण के अगर लंबवत ये पड़ेगा तो अभिलंब से ही कोण देखा जाता है, तो 0 डिग्री होगा। मतलब आप यहाँ से डाल रहे हैं तो कोई कोण नहीं बनेगा, उसी पर वापस लौट जाएगा। अगर नीचे चला आता तो 180 का बनाता है, ऐसे चला आता है यहाँ से, मान लो यहाँ बिंदु है तो 180 का बन जाता है। लेकिन ऐसे डालोगे आप, इसी पे लौट जाएगा, तो कोण ही नहीं बनेगा कहीं पर। ये आया और इसी पे लौट गया, तो ये 0 डिग्री बनेगा। इस तरह से आप ये दो नियम पढ़ सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हुए। अब प्रकाश के परावर्तन के बाद में हम लोग आते हैं कुछ दर्पण पर। तो जो दर्पण होते हैं वो यूज किए जाते हैं गोलीय दर्पण के रूप में। तो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होते हैं? अगर कोई दर्पण का एक खोखला गोला, कोई भी दर्पण का अगर खोखला गोला है उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण जो है इस तरह से, मान लो ये खोखला गोला हो गया कांच का, इससे हम लोग यहाँ पर मारे और यहाँ पर एक हथियार उठा के डालो, आप मार दो, ये कट के निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा इस तरीके से। सॉरी, तो आप, हम तो ड्राइंग बना ही नहीं पाते भैया, तो थोड़ा सा आप समझें। और ये निकलेगा इतना। तो ये दो तरीके से हो जाएगा, एक हो जाएगा इस ऐसा, दूसरा हो जाएगा ऐसा। ये गोले से निकले हैं दोनों। तो ये दर्पण अगर मान लो अंदर पॉलिश कर दो तो इसका नाम होगा, उभरा हुआ भाग है तो ये उत्तल हो जाएगा। उभरे हुए भाग में परावर्तन होगा ना, अब यहाँ प्रकाश डालो तो लौट जाएगा। और इसके अगर बाहरी भाग पर, उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दो तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। ये बन जाएगा अवतल दर्पण। तो दो प्रकार के दर्पण होते हैं, दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण है और ये है अवतल दर्पण। अब देखें इसमें क्या होती है। अच्छा, ये जिस गोले से बना हुआ, मान लो इसे गोला था ऐसे, तो इस गोले में केंद्र होता है कि नहीं? सेंटर। तो ये होता है सेंटर। इस सेंटर को अगर यहां से देख लिया जाए, ये दूरी, ये होती है त्रिज्या। पता है गोले से जो केंद्र की दूरी परिधि से होती है त्रिज्या होती है, इसको बोलेंगे आर इसमें दर्पण में, यानी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। ये क्या होगी? वक्रता त्रिज्या हो जाती है। और फिर इसी में एक बिंदु होगा दर्पण, मान लो ये बिंदु जो है, ये वाला बिंदु, इस बिंदु को बोलेंगे मुख अक्ष। ये हो जाएगा मुख अक्ष। और फिर ये जो पूरी लाइन है ये हो जाएगी मुख अक्ष। अगर और ये यहाँ पर, जहां पर ये केंद्र होगा बीचों बीच का, ये दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दर्पण का ध्रुव कहाँ होता है। तो जो ये केंद्र होता है दर्पण के बीचों बीच का इलाका, ये होता है दर्पण का ध्रुव। और फिर यहाँ पर एक रेखा होती है, अभी हम आपको इसके बाद में बताएंगे, क्योंकि ये चित्र जो है आप इतना समझे पहले कि ये जो है और ये दो प्रकार के दर्पण हो गए। फिर आगे बताते हैं कि किस तरह से क्या पॉइंट है।
तो गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। एक होता है दर्पण समतल दर्पण। कौन सा? समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण में आप जितना बड़ा प्रतिबिंब वस्तु रखेंगे उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब दिखाई देती है। यानी हमेशा इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? समान आकृति का बनता है। समतल दर्पण हमेशा समान। तो ये पूछा जाता है अधिकतर कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। ये याद रखना, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और समतल दर्पण वो दर्पण होता है जो बिल्कुल समतल होगा, ये मुड़ा उड़ा कहीं से नहीं होगा और ना उभरा होगा, ये सब पूरा इसका प्लेन एकदम से बराबर होगा। ये होता है समतल दर्पण। अगर समतल दर्पण को आपको अपना प्रतिबिंब पूरा देखना है, फुल, मतलब आप इस समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाए और समतल दर्पण को आपको लगता है कि हमारा पूरा फोटो आया, जैसे आप लोग सेल्फी और लेते हैं, सेल्फी ना किसी का फोटो खींचते हैं तो आप मोबाइल को इतने पे रखते हैं, तब क्या होता है कि पूरा उसका जो फोटो है वो आता है, तो फुल फोटो आता है। यहाँ पर उसी तरीके से अगर दर्पण में अपना आपका पूरा फोटो देखना है तो अपने आधे पर रखना होगा। इसको अपने आधे पर रखोगे तब आपको आधा पैर और आधा पूरा सिर कवर करेगा और पैर कवर करेगा। तो पूरा होगा कब? जब आप अपने आधे पर रखोगे इसको तब। तो इस तरह से आप कह सकते हैं समतल दर्पण में अगर पूरा प्रतिबिंब देखना है तो इसको अपने आधे पर रखना चाहिए, आधी ऊंचाई पर रखना चाहिए। अगर आप 5 मीटर के हैं तो 2.5 मीटर नीचे से ले, और फिर 5 मीटर नहीं 5 फुट के होंगे, 5 मीटर का आदमी कहां से लाओगे भैया? तो आप अगर 2.5 मीटर की ऊंचाई पर इसको अपने रखोगे तो आपका सिर और पैर पूरा दिखाई देगा। इस तरह से आप कह सकते हैं ये समतल दर्पण हो गया। अब इसके बाद में जो दर्पण के कुछ और टॉपिक्स हैं वो हम लोग थोड़ा से कवर कर लें। ये मिटा दे रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश। फिर जो दर्पण का नेक्स्ट पॉइंट है वो है कुछ जो किरणें होती हैं और वो किरणें चलती हैं और दर्पण पर पड़ती हैं, वहां से किस तरह से बिहेव करती हैं वो हमको पढ़ना है। जैसे मान लो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये परावर्तन में क्या होगा? और ये है पूरा मुख्य अक्ष, यह है मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष जहां पर दर्पण से मिलती है उसको बोलते हैं पी। पी यानी पोल यानी ध्रुव। और फिर यहां पर है मान लो सी, क्या हो गया? सी। और सी और पी के बीच में एक बिंदु होता है, इसको बोलते हैं एफ। क्योंकि यह आप पढ़ोगे एफ बराबर r/2, क्योंकि आर कहां से होता है? सी त्रिज्या हमने बताया था। आर क्या है? ये किसी गोले से काट के निकाला गया है, उसके केंद्र से और ये दूरी त्रिज्या तो होती है, तो ये जो त्रिज्या होगी ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगी दर्पण में, तो ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। अब ये बीचों बीच में जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी, इसलिए आर को आधा कर दोगे तो एफ मिलेगा। और सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, तो इस तरह से ये आ जाएगा एफ बराबर r/2। ये संबंध होता है। आप सबसे पहला क्वेश्चन जो है अधिकतर यही से पूछा जाता है कि विकल्प में दे देगा कि बोलेगा कि f बराबर r/2 सही है, कि f बराबर 2r सही है, कि r बराबर f/2 सही है। आप बताओ कौन सही है? इसमें से सभी सही हैं, तो आप अगर पढ़े हैं तो आराम से लगा सकते हैं। अब फिर देखें दूसरा, यहां पर ये आपको समझ में आ गया, ये मुख्य अक्ष होता है। अब अगर दर्पण की रेखा की बात करें, आरेख की बात करें, तो आरेख का पहला नियम होता है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो इधर मान लो पहले पालिश कर दो, नहीं उधर निकल जाएगी। और ये है क्या? ध्रुव। ये है एफ, ये है सी। ये मतलब वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आएगी तो दर्पण पर टकराएगी और टकराने के बाद में मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये एफ से होकर जाती है। ये पहला नियम है, ये आप याद रखोगे। पूछ लिया जाता है कि कोई वस्तु की किरण या कोई आपतित किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? सी से होकर जाएगी, एफ से होकर जाएगी, सी से पहले से होकर जाएगी, तो किस तरह से जाएगी? ये एफ से होकर जाएगी। और जब समांतर आएगी इसका मतलब है तो अनंत से आ रही है। ठीक, इस तरह से मान लो कहीं अनंत से आ रही है, आगे से भी आ सकती है, और इस तरह से ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम ये हुआ, इसी का रिवर्स होता है, इसी का उल्टा, कि ये मान लो दर्पण बना दिया हमने, यही कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और ये होगा मुख्य अक्ष। अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर आती है
परावर्तित होगी किरण तो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी इस तरह से, ये कभी मिलेगा नहीं, थोड़ा सा तिरछा बन गया है, इसको मैं सीधा बनाता हूँ। ये मुख फोकस है, यहां से अगर होकर आएगी तो दर्पण परावर्तन होगा, तो मुख फोकस होकर जा रही है तो ये परावर्तन के बाद में मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो ये इस तरह से समांतर हो गया। अब ये दो नियम आपको समझ में आए होंगे। फिर एक और हम लोग देखते हैं, अगर कोई किरण सी से होकर जाती है, इस बिंदु से सी से होकर जाएगी, यहां बना देते हैं, सी से होकर अगर जाए, ये मान लो सी है, अगर सी से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी, वहां टकराएगी और उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो ये जो नियम है आपको ये याद करने हैं, ताकि इससे आप आरेख खींचने के लिए कहा जाए तो आप याद कर सकते हैं। ओके, क्योंकि पहला है कि जब कोई मुख फोकस जो अगर मुख अक्ष के समांतर आएगी तो मुख फोकस से होकर जाएगी, अगर मुख फोकस से होकर आ रही है तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी, अगर सी से होकर जा रही है यानी वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। इस तरह से इतने नियम हो गए। हम लोग बाकी जो है आरेख क्या है, कौन सी दूरी प्लस में होती है, कौन सी माइनस में होती है, ये थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।